Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before you try to attend this, please go through today's daily news analysis because ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने उन्हीं टॉपिक से निकाल के आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी होगा, आपको इनका कंटेक्स्ट समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर्स डॉक्ट्रिन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा गया था? आज हमने एक आरजी कर का केस डिस्कस किया था जिसमें जो पर्टिकुलर पर्सन है, एक्यूज है, जिसको कन्विक्ट करा गया है फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ अ 31 ईयर ओल्ड, उस पर्टिकुलर केस के अंदर में डेथ पेनल्टी ना देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। और इस पर्टिकुलर केस में हमने एक डॉक्ट्रिन डिस्कस करी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो वो किस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट केस में आई थी। तो ये जो चारों केस है इसके अंदर में डेथ पेनल्टी को ही डिस्कस करा गया है, बट जिस केस का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है वो है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1980 का ये केस है जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का 47th प्रेसिडेंट कौन बना है? आई एम श्योर आप कभी उठते बैठते भी आपने अखबार अगर ओपन किया होगा, यू वुड हैव रेड दिस कि आपके डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 47th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच पॉलिटिकल पार्टी डज डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स टू एज द 47th प्रेसिडेंट? एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं? अगेन दिस पार्टी इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ द यूएस। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। सो करेक्ट आंसर थर्ड का हो जाएगा ए। एक क्वेश्चन जो आप आंसर कर सकते हैं विच इज, विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया? किसको बोला जाता है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट वाज फ्रॉम 2017 टू 2021, हु सक्सेडेड हिम आफ्टर हिज फर्स्ट टर्म? 2017 से 2021 में डोनाल्ड ट्रम्प थे, वो 45th यूएस प्रेसिडेंट थे, अब वो 47th है। तो सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 46th यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? आई एम श्योर यू आर अवेयर, इट वाज नन अदर देन जो बाइडेन, जो आपके 46th यूएस प्रेसिडेंट थे। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 4 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज द पेरिस एग्रीमेंट एम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज? तो आई एम श्योर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में दो ऐसे गोल्स हैं जो हमने डिसाइड करें। एक तो गोल है 1.5 डिग्री सेल्सियस का और एक गोल है जो इनमें से एक है विच इज 2 डिग्री सेल्सियस का, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए एवरेज टेम्परेचर, विच मीन्स द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कॉन्फ्रेंस मार्क द अडॉप्शन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो है आपका ये किस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर में इसको अडॉप्ट किया गया था? तो हमने पेरिस एग्रीमेंट को भी डिस्कस करा है सिंपली बिकॉज यूएस में आपके जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने जो पहला एक पर्टिकुलर ऑर्डर साइन करा है, इट इज रिगार्डिंग कि यूएस को उन्होंने अब आउट कर दिया फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, विच मींस यूएस इज नॉट बाउंड बाय द पेरिस एग्रीमेंट। और ये जो पर्टिकुलर आपका पेरिस एग्रीमेंट है ये आपका फाइनलाइज हुआ था इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 जो 2015 में आपकी हैंडल करी गई थी। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 6 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच प्रोटोकॉल साइंड इन 1997 established legally binding commitments for developed countries to reduce greenhouse gas emissions? तो 1997 में आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में कौन सा पर्टिकुलर प्रोटोकॉल साइन किया गया था जो बोलता था, लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स पुट अप करता था ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, CO2 एमिशन को रिड्यूस करने की? दैट एग्रीमेंट, द वेरी फेमस वन, फर्स्ट टाइम जिसने लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स पुट अप करे, दैट वाज क्योटो प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर 7 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग क्लाइमेट चेंज एंड होस्टिंग COP कॉन्फ्रेंस? आपके जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं रिगार्डिंग डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, वो पर्टिकुलरली किस कन्वेंशन में होती है? सो दैट कन्वेंशन इज नोन एज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, विच इज बेसिकली ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर फॉर 8 वुड बी डी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर डिड द COP26 समिट टेक प्लेस? सो जस्ट लाइक COP21 जो थी आपकी 2015 की, COP26 जो है जो आपकी हेल्ड करी गई थी इन 2021, दैट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट समिट बिकॉज वहां पे इंडिया ने अपने INDCs, इंटरनेशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सबमिट करा था, आल्सो नोन एज पंच अमृत। तो यहां पे COP26 2021 में साइन करी गई थी, आपकी कंडक्ट करी गई थी एंड इंडिया ने यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड? यूजीसी का गठन किस पर्टिकुलर साल में हुआ था? तो वी हैव स्टडीड यूजीसी आल्सो टुडे, और यूजीसी जो है वो यूजीसी एक्ट में बनाई गई है और यूजीसी एक्ट आया था आपका इन द ईयर 1956 विच इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एडवाइजेस गवर्नमेंट्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू। तो यहां पे ये क्वेश्चन इसीलिए ड्राफ्ट किया गया और आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने आज का डेली न्यूज एनालिसिस देखा है, बिकॉज अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इज रिगार्डिंग कि यूजीसी का जो स्कोप ऑफ पावर है, कितनी उसके पास में पावर है, उसी के ऊपर पे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू अराइज हुआ है। एंड वी नो दिस कि यूजीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो एजुकेशन होती है यूनिवर्सिटी के, उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी के अंदर में वो इन्वॉल्व सकता है। इट कैन नॉट गेट इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी इंफ्रा डेवलपमेंट, व्हाट शुड बी द ट्यूशन फी इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाट शुड बी द एडमिशन पॉलिसीज ऑफ अ यूनिवर्सिटी। इसके अंदर में यूजीसी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बट व्हाट इट कैन इंटरफेयर इज इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हो, टीचिंग क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी रिलेटेड टू एजुकेशन है, वहां पे वो आपका यहां पे इंटरफेरेंस या वहां पे वो रेगुलेशन कर सकती है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम इन अ खो खो मैच। खो खो का वर्ल्ड कप जो है उसमें मेंस में विमेंस में दोनों ने इंडिया ने जीता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपका जो खो खो का एक मैच होता है उसमें पर टीम कितने प्लेयर्स होते हैं। सो वी स्टार्टेड दिस आल्सो, हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, यानी एक टीम में 12 उसमें 12 यानी टोटल 24 प्लेयर्स होते हैं, विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर 12 इज ऑप्शन डी ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन लोकेटेड। तो आपका जो इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन इट्स अ वेरी न्यू ऑर्गेनाइजेशन ओनली, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है एंड इट इज लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सो करेक्ट आंसर 13 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था कि इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्यों है, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका कि ये एस्टैब्लिश कब हुई थी। तो IKKF जो है ये आपकी बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ 7 साल पुरानी है। 2018 में इसको हमने न्यू दिल्ली में आपका इनॉग्रेट करा था। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, खो खो इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन विच पर्टिकुलर कंट्री। तो आपको 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दी हुई हैं, यू कैन सी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, बट आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर कि खो खो जो है इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया ही है और ये इंडिया के अंदर में प्रमोट भी किया जा रहा है, बिकॉज अभी अभी हमने यहां पे एक वर्ल्ड कप भी होस्ट करा है। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 15 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस टू बी क्वालिफाइड for appointment as a judge of a high court according to article 217(2)(a। सिंपल वर्ड्स में अगर पूछा जाए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एक पर्सन को जुडिशियल ऑफिस यानी लोअर कोर्ट में जज कितने साल रहना पड़ेगा। सो हाई कोर्ट के केस में हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि 5 साल है, 7 है, 10 है, क्या है। दोनों ही सिचुएशन में, हर सिचुएशन में 10 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो या तो आप जुडिशियल ऑफिसर हो, लोअर कोर्ट में जज हो फॉर 10 साल, या फिर आप किसी हाई कोर्ट के अंदर में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो टू बी अ हाई कोर्ट जज। तो करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज द मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड। मुल्ला पेरियार डैम जो एक इंटरेस्टिंग डैम है, एक पर्टिकुलर स्टेट में लोकेट होता है, बट इसको ओन्ड, ऑपरेट और मेंटेन दूसरी स्टेट करती है। तो जो पर्टिकुलर डैम है ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ केरला। तो करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा बी। और क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्या है, कौन इस पर्टिकुलर डैम को ओन करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है। तो वी नो कि ये लोकेटेड एक स्टेट में है, बट इसको ओन कोई और करता है। तो केरला में लोकेटेड है, बट इसको ओन तमिलनाडु करता है, इसको ऑपरेट तमिलनाडु करता है, इसको मेंटेन तमिलनाडु करता है। तो करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन 18 वुड बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन 2014 रिगार्डिंग द मुल्ला पेरियार डैम्स वाटर लेवल। तो फाइनली मुल्ला पेरियार डैम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन क्या लिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 136 फीट तक वाटर लेवल को रिड्यूस करो, या फिर बोला कि केरला मैनेज करेगा वाटर लेवल को बिकॉज केरला में लोकेटेड है, या फिर ये कहा था कि वाटर लेवल को 142 फीट पे मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एक नया डैम कंस्ट्रक्ट करो। तो इसका आंसर तो आई एम श्योर अगर आपने न्यूज पढ़ी है तो आप दे पाओगे, नहीं पढ़ा है, डेली न्यूज नहीं देखा है तो आप नहीं दे पाओगे। एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 19 इज ऑप्शन सी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसमें वाटर लेवल को आपको 142 फीट पे मेंटेन करना है। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और रिगार्डिंग दिस इज BMI। आज हमने ओबेसिटी की नई डेफिनेशन क्या होगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, उनको यहां पे डिस्कस करा था कि ओबेसिटी का मीनिंग क्या होता है, क्लिनिकल ओबेसिटी क्या है, प्री क्लिनिकल ओबेसिटी क्या है। उसको लेके इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया। प्रोबेबली ओबेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है वो अब चेंज हो जाएगी, उसको कैसे आप मेजर करते हो वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज अभी तक हम BMI को यूज करते थे, बट BMI का क्रिटिसिज्म था, BMI का अंदर कुछ फ्लॉज होते थे, उस वजह से हम BMI को अब एक ही मैट्रिक रखेंगे, उसके
अलावा एक और मैट्रिक्स के थ्रू हम जज करेंगे। तो क्वेश्चन सिंपली यहां पे ये है कि बीएमआई के उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप ऑब्जर्व करो, इंटरनेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से, तो ओबेसिटी किस पर्टिकुलर स्टेज पे होती है? इज इट व्हेन 18.5 से 24.9 हो, 25 से 29.9 हो, 30 से अबव, 30 या 30 से अबव, या 23 24.9। एंड यू नो दिस कि अगर आपका वेट 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो, उससे ऊपर है 24 तक है तो आप नॉर्मल हो, 25 से अगर आप 29 हो तो आप ओवरवेट हो। लेकिन अगर आपका बीएमआई 30 या 30 से ऊपर है तो उस पर्टिकुलर केस में आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आओगे, which means the correct answer to question 20 is option C. Okay, so student, these were the important GK questions from your today's Hindu and Indian Express. Okay, I hope these questions would be helpful to you all. Okay, with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.